हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी या एमटीएस सीजीएल या रेलवे एग्ज़ामों की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि जो स्टैटिक जीके का जो रोल होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे हिसाब से वो उस एरिया पर हम लोग कब कवर करते हैं, वहाँ पे कम ध्यान जाता है। लेकिन हमने अभी देखा कि अब तक जितने हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन किया है, वो एमसीक्यू के रूप में किया है और उसमें स्ट्रेटेजी के आपको मिलते रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य या कुछ प्रमुख वादक, ऐसे बहुत सारे आपके स्टैटिक जीके के सवाल मिलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको वन लाइनर तो हम लोग करते ही करते हैं, मतलब वहाँ पर ठीक है एमसीक्यू के रूप में करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य जो होगा उसको हम लोग थ्योरी क्लास में करेंगे, ठीक है। ताकि थ्योरी हमारा अगर कंप्लीट रहेगा तो एमसीक्यू को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या थ्योरी क्लास होगी। और वो थ्योरी क्लास किसके संदर्भ में होगी, तो वो होगी जो भारतीय नृत्य परंपरा है उसके संदर्भ में होगी। उसमें भी क्या होगा, तो शास्त्रीय नृत्य फिर लोक नृत्य की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, हेडिंग हमारा होगा भारतीय नृत्य परंपरा, ठीक है, भारतीय नृत्य परंपरा। ये हमारा क्या होगा, हेडिंग होगा, जो यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन डांस ट्रेडिशन, ठीक है, यानी भारतीय नृत्य परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग दो भागों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। जब दो भागों में बांटेंगे तो फिर हम किस किस भागों में बांटेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। क्या होगा भाई, शास्त्रीय नृत्य, क्या होगा, शास्त्रीय नृत्य, जिसे कह लेंगे क्लासिकल डांस। क्या बोलेंगे इसे, क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस हो जाएगा। इधर होगा आपका लोक नृत्य। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आपका लोक नृत्य, इसे कहेंगे क्या, फोल्क डांस, ठीक है, फोल्क डांस, इसे क्या कहेंगे, फोल्क डांस कहेंगे, ठीक है। तो मतलब भारतीय जो नृत्य परंपरा है उसको हमने क्या किया है, दो भागों में बांट लिया है। तो अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम लेके चलेंगे किस पे, शास्त्रीय नृत्य पे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, लोक नृत्य। तो अब जो शास्त्रीय नृत्य हम जो पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ी हल्का डीपली लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जहां सवाल अब तक एसएससी ने पूछा है वहां तक जाने की क्या करेंगे, गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नॉर्मल चीज़ तो हर जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य है ये क्या है, देखो शास्त्रीय नृत्य क्या है, पहले ऐसे मौखिक रूप से आप सुन लो। देखिए शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका संबंध या उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। कहाँ मिलता है, शास्त्रों में मिलता है, या वो काफ़ी समय पुराने से, मतलब काफ़ी पुराने समय से वो हमारे प्रचलन में आ रहे हों, ठीक है। और इनको, इस नृत्य को करने का एक क्या होता है, नियम होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से इसे कर लिया जाएगा, नहीं। शास्त्रीय नृत्यों को करने का एक क्या होता है, तरीका होता है, एक नियम होता है, जिसका उल्लेख आपको शास्त्रों में देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे कई सारे शास्त्र हैं, आप देखेंगे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आचार्य नंद केश्वर का भी आप देखेंगे तो अभिनव दर्पण है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके कह सकते हैं शिलालेखों पर इन नृत्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्यों को करने के लिए नियमबद्ध तरीके से किया जाता है, इसका उल्लेख शास्त्रों में होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे और इनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है। सीमित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं किसी के भी हम लोग शास्त्रीय नृत्य कह देंगे, नहीं,
उसके कुछ मानक होते हैं अपने। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में तो 8 है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है संख्या बढ़ जाए और बढ़ेगी भी, ठीक है। और लेकिन यहां पे जब आएंगे लोक नृत्य की जब बात करते हैं, तो लोक नृत्यों की अगर हम बात करें, करने के लिए कोई भी नियम नहीं होता है। इसे किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और इसके विकास या इसकी उत्पत्ति का हमें ज्ञान नहीं है कि भाई कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या है। आप देखेंगे थोड़ी ही दूर पर लोक नृत्य के तरीके बदल जाते हैं, है नहीं, यहाँ पे कुछ और है, उस राज्य में कुछ और है, उस जगह कुछ और है। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इनके करने के हर जगह तरीके एक ही होते हैं। जैसे अगर आपने भरतनाट्यम तमिलनाडु में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं यूपी में आके उसे बदल दोगे, नहीं, उसका तरीका वही होगा करने का। कथक यूपी में अगर कर रहे हो, अगर उसे आपने तमिलनाडु में करना शुरू कर दिया, तो वो आप कथक वैसे ही करोगे जैसे यूपी में कर रहे हो, यानी कि तरीका होता है, नियम होता है, वैसे ही किया जाएगा। लेकिन लोक नृत्य में क्या होता है कि हर जगह बदल जाता है, यही थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसका स्वरूप बदल जाता है। इसकी उत्पत्ति का ज्ञान हमें नहीं होता है, इसकी संख्या ना जाने कितनी है। अगर देखा जाए तो लगभग 2500 से हालांकि ज़्यादा है इसकी संख्या, और भी सारे हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस पे, शास्त्रीय नृत्य पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य जब होगा कहेंगे, तो भाई किसे आप शास्त्रीय नृत्य कहेंगे, ठीक है, किसे आप शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, देखिए ये एक नियमबद्ध तरीके से किए जाते हैं, नियमबद्ध तरीके से किए जाते हैं, जिनका उल्लेख या विवरण की बात करें, उल्लेख शास्त्रों, ग्रंथों, या कह सकते हैं मंदिर के शिला लेखों पर, शिलालेखों पर मिलता है, ठीक है। दूसरी बात कि इनकी संख्या एक मतलब कह सकते हैं नियम, कह सकते हैं कि सीमित होती है, ठीक है। इनकी संख्या इनकी संख्या इनकी संख्या कह सकते हैं, इनकी संख्या संस्कृत मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा समय समय पर बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अगर उनके मानक पूरे कर देंगे तो वो शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। जैसे देखेंगे पहले सत्रिय आपका क्या था, आपका शास्त्रीय तो नहीं था, लेकिन बाद में उसको बना दिया गया, ठीक है। तो वैसे अन्य बहुत सारे हमारे क्या होंगे, अभी लोक नृत्य हैं, जैसे छऊ है, गरबा है, आने वाले समय में हो सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा प्राप्त कर ले, ठीक है। चलिए जरा अगला पेज पे भी शास्त्रीय नृत्य पे ही बात करते हैं, देखिए
शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो दो पुस्तकें हैं जहाँ पे इसका उल्लेख हालांकि किया गया, हालांकि और भी है लेकिन दो फेमस है। एक तो कौन सा है तो बताएंगे क्या है? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ठीक है। और ये किसका है? तो ये भरत मुनि का है, भरत मुनि का है ये, ठीक है। तो जो नाट्य शास्त्र है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, ठीक है, नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग पंचम वेद की भी संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद, यानी कि 4 वेद हैं तो 5वां वेद किसे मानते हैं? तो ये नाट्य शास्त्र का है, ठीक है, नाट्य शास्त्र का है। दूसरा देखिएगा, एक आप देखेंगे जो पुस्तक है वो है अभिनव दर्पण। एक पुस्तक कौन सा है? अभिनव दर्पण, ठीक है, अभिनव दर्पण। तो ये आचार्य जो नंदिकेश्वर हैं, ठीक है, उनका ये है आचार्य नंदिकेश्वर, इनकी ये पुस्तक है अभिनव दर्पण। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपके शास्त्रीय नृत्यों को बताया गया है, उनको दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए, जब शास्त्रीय नृत्य की हम लोग बात करते हैं तो कितनी संख्या है? तो देखेंगे यहां पर कि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, ठीक है, संख्या कितनी है? तो बताएंगे 8 है। कितनी है? 8 है, ठीक है। वर्तमान का मतलब है कि इस समय ये क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर 2024, ठीक है, अक्टूबर 2024 में अभी तो 8 ही है। आगे हो सकता है कि ये बढ़ जाए संख्या, है नहीं, बस बढ़ जाए, नहीं अभी तो 8 है। लेकिन अब ये 8 है कौन से, उनको भी तो देखना जरूरी है। 8 ये है कौन से, उनके आगे हम थोड़ा राज्य भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपका कौन सा? तो वो है भरत नाट्यम, ठीक है। क्या है? भरत नाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो कहेंगे तमिलनाडु का है। कहाँ का भाई? तमिलनाडु का है, ठीक है। और आप अधिकतम देखेंगे तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्यों का जो विकास है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हुआ है। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, 4 तो यही 3 राज्यों में है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है कथक कली। कौन सा है? कथक कली। ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। थर्ड देखिए आप, थर्ड है कौन सा? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। वैसे अट्टम का मतलब नृत्य होता है। क्या होता है? नृत्य होता है। तो ये कहाँ का है? ये भी केरल का है। यानी कि केरल वो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य मिलते हैं, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये कहाँ का हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा भी? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। और 4 और देख लेते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 5वें की बात करते हैं। तो 5वां हो जाएगा कौन सा आपका? कथक। कौन सा हो जाएगा? कथक। और कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर
भारत नॉर्थ इंडिया, ठीक है। छठे नंबर पर अगर बात करते हैं तो हो जाएगा कौन सा, मणिपुरी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। और ये कहाँ पे है, मणिपुर में। सातवें नंबर की बात करेंगे तो हो जाएगा कौन सा, ओडिशी, ओडिशी। और ये कहाँ का है, उड़ीसा का। कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का। और आठवां कौन सा है तो वह है सत्रिया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, क्षत्रिया। और ये कहाँ का है, तो ये है असम का, ठीक है। ठीक, कहाँ का है, असम का। तो ये आप देखेंगे तो ये नवीनतम, ठीक है, ये नवीनतम। और आठवां क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आठवां और नवीनतम है, ठीक है। तो ये 8 आपके हो गए क्या, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर सवाल ये हो जाए कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं ये शुरुआती दौर में कितने थे, इनकी संख्या कितनी थी, यानी प्राचीन काल में, या आप कह सकते हो कि प्रारंभिक रूप में कितने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या थी, तो उसमें फिर 4 थे। कितने थे, 4 थे। उसमें देखेंगे भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और कथक, ये 4 थे। बाद में धीरे धीरे इनकी देखा जाए तो प्रचार प्रसार हुआ, तो इनको शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा देना का कर दिया हमने, शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अगले पेज पे आइए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीधे किसको लेकर, तो होगा भरतनाट्यम पे, ठीक है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम पे हमें क्या करना है, चर्चा करना है। और क्योंकि सवाल भरतनाट्यम या अन्य से पर्सनली रूप से वो पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए भरतनाट्यम पे जब हम लोग बात करेंगे, देखो भरतनाट्यम कहेंगे कि ये क्या है, भारत का सबसे प्राचीन क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। एक तो सवाल यही बन गया। तो ये बताएंगे कि भारत का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर सवाल आपसे हो जाए कि भारत का पहला या सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे हम लोग, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। दूसरी बात देखिएगी, अब देखो जो भरतनाट्यम है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, और भी नाम कहते हैं। भरतनाट्यम को हम लोग कहते हैं एक हार्य, एक हार्य नृत्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक हार्य नृत्य भी कहते हैं। ऐसा क्यों क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक नायक होता है, कह सकते हैं कि जो एक इसमें नर्तक होता है वो कई सारे अभिनव को एक ही साथ करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे एक हार्य कहते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एक नर्तक कई अभिनय करता है, कई अभिनय करता है, यानी एक ही होगा लेकिन वो कई रोल करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं एक हार्य नृत्य कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए भरतनाट्यम पे और जब हम लोग बात करते हैं तो सवाल ये पूछा जाता है कि इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दासी अट्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि भरतनाट्यम शुरुआती दौर में ये जो मंदिर हुआ करते थे, तो मंदिरों में जो दासियां रहा करती थी उनके द्वारा होता था ये प्रारंभिक दौर में, तो इसे हमने क्या बोला, दास्यट्टम कहा। लेकिन आगे जैसे जैसे क्या हुआ, समय गुजरा, कालांतर में इसे हम लोगों ने थोड़ा कह सकते हैं कि इसे हम लोगों ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में उभर आया, तो इसे दासी अट्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक चरण में मंदिर की दासियों द्वारा किया जाता था, किया जाता था, ठीक है।
इसलिए इसलिए इसे दासी अट्टम नृत्य कहते हैं। तो दासी अट्टम नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो दासी अट्टम नृत्य कहते हैं। तो सवाल आ जाए कि दासी अट्टम नृत्य किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं भरतनाट्यम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देख लिया क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए भरतनाट्यम, या कह सकते हैं कि कला क्षेत्र शैली, कला क्षेत्र शैली का संबंध किससे, भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से है। तो ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि कला क्षेत्र, देखिए कला क्षेत्र पूछा गया सवाल है कि कला क्षेत्र शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बताएंगे वो किससे, भरतनाट्यम से। ठीक है, किससे, भरतनाट्यम से। और देखिए सवाल ये है कि चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर भरतनाट्यम का उल्लेख है। भरतनाट्यम का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, उल्लेख है। देखो गोपुरम होता है जो मंदिर का मुख्य द्वार होता है। ठीक है, जिसे विमानन कहते हैं, तो उसे वो मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसे। ठीक है, चिदंबरम मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। ये मंदिर कहाँ पे है, तो ये बताएंगे ये है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, अच्छा अब और देखिए जो भरतनाट्यम से संबंधित और बहुत सारी बातें भी हैं। जो अब देखिए एक सवाल यह बनेगा कि शिव की एक क्या है, नटराज की मूर्ति है। शिव की क्या है, नटराज की मूर्ति है, जो शास्त्रीय नृत्य का क्या है, प्रतीक है, और वो भरतनाट्यम मुद्रा में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो एक सवाल ये बनेगा आपका कि जो नटराज की मूर्ति है वो किसकी है, तो बताएंगे वो है किसकी, तो वो है शिव की। ठीक है, तो यहीं पर एक ऐसे पॉइंट डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का क्या है, प्रतीक है, जो भरतनाट्यम मुद्रा में स्थित है। ठीक है, ये फिर उसके बाद में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि देखो नटराज का मतलब क्या होता है। ठीक है, नटराज का मतलब क्या है। ठीक है, तो नटराज का मतलब यहां देखिए, नटराज का अर्थ क्या है, ये होता है कि नृत्य
करने वाला सम्राट, ठीक है, सम्राट। तो नृत्य करने वाला जो सम्राट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नटराज, ठीक है, क्या बोलेंगे, नटराज। क्या बोलेंगे उसे, नटराज कहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो क्या ये बात समझ पाए आप भरतनाट्यम के संदर्भ में। उसके अलावा अब देखो जो भरतनाट्यम है इसकी थोड़ी सी और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भरतनाट्यम जो होता है ना ये इसके लगभग 6 स्टेप होते हैं करने के, ठीक है ना, कितने होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। तो यहाँ ये दिखते हैं कि भरत नाट्यम को कितने, तो 6 चरणों में, 6 चरणों में किया जाता है, किया जाता है, 6 चरणों में किया जाता है। तो मान लो आपसे पूछ लिया कि पहला चरण क्या है, अंतिम चरण क्या है, ये भी पूछ सकता है कि ये किस शास्त्र नृत्य का एक क्या है चरण है, या कह सकते हैं कि उसमें प्रकार पूछ लेगा कुछ इस तरीके से। तो आप में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे उन 6 को हम लोग लिखते हैं। पहला स्टेप जो इसमें होता है उसे कहते हैं अला रिपु, क्या बोलते हैं, अला रिपु कहते हैं। फिर जो इसका अगला चरण होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जाति, ठीक है, स्वरूप कहते हैं या जाति स्वरम कहते हैं, जाति स्वरम, क्या बोलते हैं, जाति स्वरम बोलते हैं। फिर अगला स्टेप इसका है शब्दम, ठीक है, क्या है, वो है शब्दम, ठीक है, शब्दम, शब्दम। शब्दम। फिर जो अगला स्टेप है उसे कहते हैं हम लोग पदम, क्या बोलेंगे, पदम, या पहले वर्णम कह सकते हैं, पहले आपका आएगा वर्णम, फिर क्या है आपका पदम, फिर है पदम, और लास्ट है तिल्लाना, ठीक है, तिल्लाना, ठीक है, तिल्लाना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम के 6 चरणों में किया जाता है। वो 6 चरण आपका ये हैं, कौन कौन सा, अला रिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। अच्छा, अब ये 6 स्टेप होते हैं, लेकिन इन 6 स्टेपों में आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम का वो कौन सा स्टेप है जिसमें भगवान की स्तुति प्रशंसा की जाती है या उसकी शुरुआत होती है, तो वो कौन सा है, अला रिपु, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अला रिपु क्या है भाई, इसमें क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखना कि ये भरतनाट्यम का शुरुआती चरण है। ये क्या आपका है, तो भरत नाट्यम का शुरुआती चरण है। ये क्या है, शुरुआती चरण है, जिसमें भगवान की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब प्रशंसा, स्तुति करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भरतनाट्यम का जो शुरुआती चरण है यानी फर्स्ट स्टेप है, जिसमें क्या होगा, भगवान की प्रार्थना व स्तुति की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो पदम है, पदम में एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि पदम के बारे में कि इसमें क्या होगा, इसमें भी वंदना किया जाता है लेकिन 7 पंक्ति युद्ध, ठीक है ना, 7 पंक्ति युद्ध कर्मों में इसका क्या आता है, प्रार्थना किया जाता है। इसमें क्या, पदम में क्या होता है कि 7 पंक्ति, 7 पंक्तिबद्ध में क्या होता है, इसमें वंदना होती है, वंदना, वंदना जो क्रमशः
इसमें भाषाओं का प्रयोग होगा, जैसे पहले तेलुगु होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका संस्कृत होगा, और फिर आप देखेंगे तो वहाँ पे तमिल होगा, ठीक है। या फिर ऐसे कहते हैं शुरुआती में इसमें तमिल होता है, क्योंकि तमिलनाडु का है ना, पहले तमिलनाडु हो जाएगा तमिल भाषा में, फिर तेलुगु भाषा में, ठीक है, तेलुगु भाषा में होगा, और फिर उसके बाद में संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा, ठीक है, भाषा में क्या होता है, वंदना की जाती है, ठीक है। तो पदम क्या है, सवाल अगर आ गया कि भरतनाट्यम के पदम जो चरण है या जो स्टेप है, ये 7 पंक्तिबद्ध में वंदना की जाती है, इसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, तो पहले तमिल होगा, फिर तेलुगु होगा, फिर क्या होगा, संस्कृत होगा, ठीक है। और ये जो स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ पे तिल्लाना, तो ये क्या होता है, भरतनाट्यम का अंतिम चरण है, ठीक है ना। भरतनाट्यम का क्या है, अंतिम चरण है, ये बताएंगे अंतिम चरण, ये अंतिम चरण, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, भरतनाट्यम के कितने चरण होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे। सवाल इसमें एक और भी है कि भरतनाट्यम में जो शारीरिक संरचना होती है या शारीरिक प्रक्रिया होती है, उसको 3 भागों में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका पहला स्टेप ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रियाओं को कितने 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए, एक होगा आपका कौन सा, त्रिभंग, ठीक है, क्या होगा, त्रिभंग, समभंग और अभंग, ठीक है। एक आपका हो गया समभंग, फिर आपका अभंग, और फिर है त्रियभंग, ठीक है, त्रियभंग। तो मान लो कभी सवाल ये बन जाए आपके सामने कि अभंग, त्रिभंग या समभंग का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बता पाएंगे कि वो भरतनाट्यम से, किससे है, भरतनाट्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस पे लेकर कि कौन कौन से वो प्रमुख क्या है, इसके कलाकार हैं या प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं जो इससे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अगले स्टेप पर, और यहां आप लिखते हैं कि भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक या नृत्यांगना, ठीक है, नृत्यांगना, ठीक है। तो नृत्य मतलब होता है डांस, और अंगना मतलब क्या हो गया, स्त्री, ठीक है, महिला, यानी जो महिला नृत्य करती है वो नृत्यांगना कहलाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक के पहले हम लोग क्या करें, पूरा नाम तो नहीं, लेकिन एक एक नाम लिखेंगे, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड करते चलेंगे, उनके बारे में सब कुछ देखते चलेंगे। तो देखिए, तो पहला नाम यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं किसका, तो पद्मा सुब्रमण्यम जी का, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि भाई ये किस राज्य की है, ठीक है, ये किस राज्य की हैं, तो ये राज्य इनका क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इनका राज्य हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो कलाकार होंगे वो तमिलनाडु के ही स्पेशली होंगे, हो सकता है कि वो केरल, गुजरात या कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये पद्मा सुब्रमण्यम कहाँ की है, तमिलनाडु की है। अब देखिए पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में
क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे इनके बारे में कि एक बार पूछा गया सवाल ये है कि भरतनाट्यम में कह सकते हो कि नई शैली और उसका नए तरीके से विकास करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो इनको ही जाता है भरतनाट्यम में। ठीक है, तो देखेंगे कि बता सकते हैं कि भरतनाट्यम में नई नई शैली का आविष्कार व निर्माण का श्रेय दिया जाता है। श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर मान लो सवाल आता है कि बताइए भरतनाट्यम में कौन सी वो नर्तांगना या नर्तक हैं जिनको नई शैली के आविष्कार और विकास के लिए जाना जाता है, तो हालांकि सभी लोग संबंध रखते होंगे किससे, भरतनाट्यम से, लेकिन उसने एक नई बात जोड़ दी है, नई शैली का आविष्कार और विकास किसने किया है, तो पद्मा सुब्रमण्यम। अब देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है, अब इनको जाहिर सी बात है कि ये बड़े मतलब कह सकते हो कि बड़ा नाम है, तो इनको अवार्ड तो पुरस्कार तो मिले ही होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, पुरस्कार की बात करते हैं। पुरस्कार पुरस्कार तो इनको अगर देखा जाए पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो इनको पद्मश्री मिल चुका है 1981 में। ठीक है, क्या मिल चुका है भैया, पद्मश्री। और पद्मश्री जानते हैं कि भारत का क्या है, चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, कब मिला है, 1981। उसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो है ये भारत का कह सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो 2003 में दिया गया। इन्हें कब दिया गया, 2003 में दिया गया। ठीक है, 2003 में दिया गया। तो क्या हम इनके बारे में जान पाए। ठीक है, तो ये पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। इनको नए शैली का आविष्कार इन्होंने किया है, निर्माण किया है किसमें, भरतनाट्यम में, इसलिए इनको श्रेय दिया जाता है। बाकी पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड इनको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे नाम आता है, अगले नाम देखते हैं। अगला नाम है भरतनाट्यम में, अब देखिए 12-13 नाम है इस भरतनाट्यम में। तो अगला नाम होगा आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं, इनका संबंध देखेंगे तो ये तमिलनाडु से ही है, तमिलनाडु की ही ये है, तमिलनाडु की ही ये है। और इसके अतिरिक्त सवाल ये बनेगा कि इनको एक उपाधि दी गई है, इनको एक उपाधि दी गई है, इनका उपाधि है आस्थाना नर्तकी, यानी रेजिडेंट डांसर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इन्हें, या मैं ऐसे कह लूँ कि तिरुमाला तिरुमाला तिरुपति तिरुपति देवस्थानम मंदिर और ये मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, सबको पता है तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश मंदिर है। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा कौन सी उपाधि, अस्थाना। ठीक है, अस्थाना नर्तकी, अस्थाना नर्तकी। ठीक है, कैसे कहेंगे, रेजिडेंट डांसर। ठीक है, नर्तकी कौन, अस्थाना नर्तकी
की उपाधि दी गई है, उपाधि दी है। ठीक है, तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर का उपाधि किसे दिया गया है, तो बताएंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति को दिया गया है। ठीक है, इनका बड़ा योगदान भी रहा है भरतनाट्यम के विकास को लेकर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग और भी बात करें इनसे, तो इनको भाई पुरस्कार भी कई सारे मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, कई सारे इनको पुरस्कार मिले होंगे। तो पुरस्कारों में कौन कौन सा पुरस्कार आप देखेंगे, तो इनको यामिनी कृष्णमूर्ति जी को देखा जाए तो इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है 1968 में, और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2001 में। ठीक है, तो देखिए पद्म श्री, पद्म श्री 1900, तो भाई बहुत पहले मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा पद्म भूषण 2001। तो इसके अलावा देखिए क्या इनको और अवार्ड मिल चुका है, इनको देखो पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है ना, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और आपको पता है पद्म विभूषण की रैंक क्या है भारत में पुरस्कारों में, पद्म विभूषण। ठीक है, कब मिल चुका है, 2016 में मिल चुका है। ठीक है, तो यानी कि भारत के जो कह सकते हैं कि जो 3 बड़े अवार्ड हैं नीचे से लेकर वो सारे मिल चुके हैं। ठीक है, भारत अभी प्राप्त नहीं है, हो भी सकता है आगे चलकर। ठीक है, तो ये इनकी क्या है अवार्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपना स्कूल भी खोल रखा था, खासकर उसको कह सकते हैं कि पढ़ाने बढ़ाने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नाम क्या था, यामिनी स्कूल ऑफ डांस। यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 में खोला था दिल्ली में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इनकी बताना कि 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस, ठीक है, डांस ये खोला इन्होंने, और ये है कहाँ पे, तो ये है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है भाई, ये है दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, उसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी का कह सकते हैं कि इनकी कह सकते हैं एक आत्मकथा है। ठीक है, इनकी क्या है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। उसका भी पूछ लेता कभी कभी कि भाई ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इनकी बायोग्राफी है ये पैशन ऑफ डांस। ठीक है ना, ये पैशन फॉर डांस। ठीक है, क्या है बताएंगे कि ये पैशन फॉर क्या भाई, डांस। ठीक है, डांस, तो ये इनकी क्या है आत्मकथा है, जो 1995 में क्या हुई, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपने किसके बारे में पढ़ लिया, ये सारा डाटा हमने पढ़ लिया किसके बारे में, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे व्यक्ति के पास चलते हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है, उनका क्या नाम है, तो ये तीसरा नाम जो आपके सामने आ गया ये है, देखो नाम है मृणालिनी। मृणालिनी, कहीं कहीं मृणालिनी विक्रम साराभाई लिखा होता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मृणालिनी साराभाई ही लिखना चाहिए, सारा भाई। ठीक है, देखो इनका संबंध रहा है कहाँ से, गुजरात से। इनका जन्म गुजरात में हुआ। ठीक है, गुजरात में हुआ, लेकिन इनका कहीं ना कहीं संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम से है। लेकिन भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली भी ये करती थी। ठीक है,
तो अगर देखा जाए इनका संबंध किससे होगा, तो इनका संबंध दोनों से है भाई। देखो भरत नाट्यम से भी इनका संबंध रहा है, उसके अलावा इनका कथकली से भी रहा है, कथक कली से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। तो अब आपके सवाल मन में सवाल ये बनेगा कि हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे क्या, ठीक है। देखिए अगर सवाल आता है दोनों में से किसी एक का, जैसे आता है कि आ जाए कि मर्दानी सारा भाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, उसमें अगर जो भरतनाट्यम दिया हुआ है, ठीक है, यानी जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, तो भरतनाट्यम ही आप लगाएंगे। अगर दो दो करके ऑप्शन आ गया तो ठीक है, भरतनाट्यम और कथक कली हो जाएगा। या ऑप्शन ऐसा आ जाए उसमें भरतनाट्यम ना हो, कथक कली हो, तो फिर कथक कली भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भरत, इनके संबंध में क्या क्या सवाल भाई बनाए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, ये उनकी क्या है, पत्नी है, ठीक है ना। देखिए तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई कि क्या ये धर्म पत्नी है, ठीक है, इनकी धर्म पत्नी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इनकी पुत्री भी एक है जिनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रहा है, ठीक है। तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है कैसे, मालविका, या फिर ऐसे हम लोग एक नाम आता है इनके संदर्भ में जैसे मलिक्का साराभाई, ठीक है, मलिक्का साराभाई, मलिक्का साराभाई। तो साराभाई वैसे देखेंगे टाइटल है, ये गुजरात के लोग लगाते हैं अधिकतम, जैसे रेड्डी आंध्र प्रदेश में, मुखर्जी चटर्जी पश्चिम बंगाल के, वैसे साराभाई गुजरात। तो मलिक्का साराभाई, तो इनका नाम है मलिक्का साराभाई, ठीक है। तो ये बताएंगे कि ये मर्दानी साराभाई और ये जो विक्रम साराभाई है इनकी ही क्या है, ये बेटी हैं। तो मलिक्का साराभाई पुत्री हैं इनकी, और इनका संबंध भी अगर मैं बात करूं, इनका संबंध की अगर बात की जाए तो इनका संबंध भी किससे रहा है, भरत नाट्यम, और ये साथ में क्या करती थी, कुचिपुड़ी भी करती थी, ठीक है। तो मल्लिका साराभाई का संबंध रहा है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से, और ये पुत्री हैं किनकी, मर्दानी साराभाई की, ठीक है, इनकी। अब देखो सवाल ये भी बनेगा कि इन्होंने, मर्दानी साराभाई ने अहमदाबाद गुजरात में एक स्कूल खोला था सिखाने के लिए, खासकर भरतनाट्यम और अन्य ललित कलाओं को सिखाने के लिए, इसका नाम था दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग्स आर्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, इसकी क्या की थी इन्होंने स्थापना की, कहाँ पर, तो
यहाँ पे लिख दी। ये इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, तो ये है कहाँ पे, अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। उसके अलावा अब इनके संबंध में देखा जाए तो इनको भी अगर देखा जाए तो कई सारे अवार्ड तो मिल चुके होंगे, है नहीं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो देखिए पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं, इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, पुरस्कार। तो पुरस्कार में क्या क्या है, तो देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये तो हालांकि पद्मश्री से नीचे आता है, ठीक है। ये देखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको, ठीक है। दूसरा इनका है पद्मश्री, क्या है, पद्मश्री, पद्मश्री। और तीसरा क्या है इनका, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। तो जो पद्मश्री है ये मिला था इनको कब, तो दो कह सकते हैं 1965 में, ठीक है। कब मिला, 1965 में, और ये मिला 1992 में, 1992 में, ठीक है। अभी चौथा पॉइंट में ये हम लिख सकते हैं कि अभी क्या हुआ था कि 11 मई 2018 को, ठीक है ना, 2018 को किसने, तो गूगल डूडल ने इनकी 100वीं जयंती पर क्या क्या याद किया था, ठीक है, याद किया था, ठीक है। तो ये सारा डाटा किससे रहा है, तो मरलानी सारा भाई से रहा है। जो कुछ सवाल होगा वो इसी में से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा किसके बारे में रहा है, तो ये रहा आपसे मरलानी सारा भाई के बारे में रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पे और देखते हैं भाई और कोई नाम है क्या। आप देखेंगे अगला जो नाम होगा वो होगा आपका कौन सा, तो अरुण रुकमणि अरुंडेल, ठीक है। चौथा नाम क्या है, तो रुकमणि अरुंडेल, रुकमणि अरुंडेल, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे, इनका संबंध अगर आप कहें कि हाँ तमिलनाडु से है, और इनको भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण भी मिल चुका है इन्हें। तो ये कहाँ की हैं, तमिलनाडु की हैं, तमिलनाडु की है। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुका है, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है, सम्मान। और जो ये कालिदास सम्मान पुरस्कार है ये कौन देता है, ये देने की बात चलती है, मध्य प्रदेश सरकार ये अवार्ड देती है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो पद्म भूषण 1956 में मिला था, ठीक है, 1956 में मिला था। तो ये कभी कभी स्ट्रेटेजिकल सवाल ये बन जाता है कि कालिदास सम्मान जो पुरस्कार है ये कौन सी सरकार देती है, तो ये देती है कौन, तो ये देगी कौन, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है।
अच्छा, एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में कला के क्षेत्र से, राज्यसभा में कला के क्षेत्र से नामित होने वाली पहली नृत्यांगना कौन है? तो वो है कौन? रुक्मणी अरुंडल। ठीक है, तो इनके बारे में एक विशेष बात ये है कि कला क्षेत्र से राज्यसभा में नामित होने वाली ये क्या है? पहली नृत्यांगना है। ठीक है, यानी कुल मिला के राज्यसभा में क्या रह चुकी है? सांसद रह चुकी हैं। ठीक है, क्या रह चुकी है? राज्यसभा में ये सांसद रह चुकी हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि रुक्मणी अरुंडेल का जो निधन हो गया, कब? तो इनका जो निधन की बात करें 1986 में इनका निधन हो गया। कब हो गया? 1986 में निधन हो गया। अब देखो 1956 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, हालांकि कालिदास सम्मान 1984 में इनको मिला था। ठीक है, तो ये नाम आ जाएंगे रुक्मणी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी अरुंडेल। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले नामों पे चर्चा हम लोग और करते हैं। अब अगला जो नाम होगा वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत वेरिएशन नहीं है, बस थोड़ा ही थोड़ा है। तो देखिए अगला नाम है 5वें नंबर का नाम। देखिए इसमें नाम आएगा आपका एक, जिसे हमने पढ़ा का है जैसे पद्मिनी प्रियदर्शिनी। ठीक है, पद्मिनी तो प्रिय दर्शनी। बस ये ध्यान रखना कि इनका एक अन्य नाम है, उसका नाम यही होगा प्रियदर्शनी रामचंद्रन। ठीक है ना, क्या है? तो प्रियदर्शनी पद्मिनी रामचंद्रन। ठीक है, ये इनका एक मतलब अन्य नाम ये रहा है। ठीक है, तो ये हालांकि इनका जन्म कह सकते हैं ये केरल राज्य से क्या रखती है? संबंध ये रखती है। ठीक है ना, तो इनका संबंध किससे है? ये है केरल राज्य से। ये केरल राज्य की है, लेकिन संबंध किससे है? तो वह है भरतनाट्यम से। छठा नाम देखिए, छठा एक नाम आपको आएगा यहाँ पर विश्वानो राम गोपाल। ठीक है, ये हालांकि पुरुष हैं। विश्वानो कौन है? तो राम गोपाल, विश्वानो राम गोपाल। ठीक है, तो ये पुरुष हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, यानी कर्नाटक से ये संबंध रखते हैं, लेकिन करते क्या है? भरतनाट्यम। अब इनकी देखो दो पुस्तकें आई थी इनकी, एक है इंडिया डांसिंग, इंडिया डांसिंग, ये इनकी क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है, जो 1956 में आई थी। कब आई थी? 1951 में आई थी। ठीक है, और दूसरा है रिदम इन हेवन। ठीक है, अगला कौन सा है? तो रिदम इन हेवन, इन हेवन। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, दो पुस्तकें हैं। तो ये हालांकि 1951 में आई थी और दूसरी वाली 1957 में आई थी। तो ये इनकी दो पुस्तकें हैं। ठीक है, विश्वानो राम गोपाल का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे सीधे संबंध इसका है किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम में देखिए सातवां नाम एक आएगा आपका, सुना होगा वैजंती माला। ठीक है ना, नाम क्या है? वैजंती माला। तो वैजंती माला के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि कह सकते हैं कि साउथ यानी दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री
जो हिंदी फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्मों में क्या किया, कार्य किया, कार्य किया है। ठीक है, तो अब इनकी कई सारे फिल्में हैं, हालांकि जाहिर सी बात प्रसिद्धि है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इनकी फिल्म है, एक है आपने पढ़ा होगा संगम नाम से इनकी एक फिल्म आई। ठीक है, फिर इसके बाद में गंगा जमुना करके आई, गंगा जमुना करके आई। ठीक है, आदि फिल्म इनकी हैं। ठीक है, फिल्में इनकी हैं। ठीक है, वैजंती माला। ठीक है, तो वैजंती माला भी की संबंध इनका रहा है का राज्य से, तो इनका भी संबंध रहा है तमिलनाडु से रहा है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आइए, 7 हो गए। अब देखिएगा 8वें नंबर पर एक नाम आएगा आपका, जिनका नाम होगा टी बाला सरस्वती। ठीक है, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। इनका भी संबंध कहाँ से रहा है, तमिलनाडु से रहा है। ठीक है, कैसे रहा है, तमिलनाडु से रहा है। ठीक है, तमिलनाडु से रहा है। तो ये भी देखा जाए तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि ये इनके बारे में कि इन्होंने पद्म विभूषण भी प्राप्त कर चुके हैं सॉरी, क्या है, पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, तो ये तो क्या है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। कब मिला, 1900 में इनको मिला। ठीक है, कला निधि उपाधि भी इनको दी गई है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 9 नंबर पे एक नाम आएगा सीवी रामचंद्रन। ठीक है, या फिर एक नाम और, हाँ सीवी रामचंद्रन लिख सकते हैं, एक नाम है सीवी, ठीक है, चंद्रशेखरन, ये नाम आएगा। इनका भी संबंध रहा है किससे, भरतनाट्यम से। फिर आएगा आपका एम के सरोजा, नाम क्या है भाई, यम के सरोजा। तो यम के सरोजा की बात करते हैं तो इनको भी पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी जैसे अवार्ड इनको भी मिल चुका है। ठीक है, वो पद्मश्री या फिर संगीत नाटक अकादमी। तो देखो संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार है ये यही संस्था देती है जो दिल्ली में है, 1953 में जो बनी थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। 10 नंबर। 11वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 11वें नंबर पे और कई सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एक है मालविका सरुक्कई। ठीक है, मालविका सरुक्कई। ठीक है, मालविका सरुक्कई, तो ये भी नाम आएगा। हालांकि मालविका सरुक्कई जो है इनका संबंध भरतनाट्यम ओडिसी हालांकि दोनों से रहा है। ठीक है ना, इनका क्या है, भरतनाट्यम और किससे, ओडिसी, दोनों से रहा है। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, इनके बारे में एक सवाल बनता है कि ये 1995 में यूएसए यानी अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मिली थी, क्लिंटन से मिली। तो मान लो सवाल ये बन सकता है कि फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से ये मिली थी कब, 1995 में। ठीक है, 1995 में। ठीक है, इसके अलावा और भी नाम आप देखिए, 1-2 नाम और भी हैं।
एक नाम आपको मिलेगा इसमें मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवासन। अच्छा पता है ना, मीनाक्षी मंदिर तो तमिलनाडु में ही है ना, मदुरई में, ठीक है, वैगी नदी किनारे। 13वां नाम आप देखेंगे इसमें आनंद शंकर, आनंद शंकर नायर, आनंद शंकर नायर। आनंद शंकर नायर, ठीक है। चलो 14वें नाम देख लो। 14वां नाम आपका है और इसमें आ जाएगा, पूछा गया सवालों में एक है, देखो सोनल मानसिंह की अगर हम बात करें ना, सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह का भी संबंध किससे रहा है, भरतनाट्यम से रहा, लेकिन मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध ओडिसी से नृत्य से रहा है, ठीक है ना, ओडिसी से नृत्य से रहा है। इसके अलावा 15वें, 14 हो गया, 15वां नाम आ जाएगा शांता, ठीक है, एक नाम है शांता, ठीक है। 16वां नाम आ जाएगा एक धनंजय करके नाम है आपका, वीपी धनंजय, ठीक है, वीपी धनंजय, ठीक है ना, बीपी धनंजय, ठीक है, बीपी धनंजय। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे एक नाम और तरह से कोमल वर्धन, कोमल वर्धन, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या की है कि ये सारा जो भरतनाट्यम है उसके संदर्भ में सारा डाटा हमने देखा है, और लगभग हमने क्या किया है कि सभी जितने भी इससे संबंधित नृत्यांगनाएं हैं या नर्तक हैं उन पे हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। जैसे आप देखोगे शुरुआती दौर में हमने यहाँ से हमने क्या क्या शुरू किया है, ये है भारतीय नृत्य परंपरा, ठीक है, 2 भागों में इसको बांटा था हमने, देख लिया था शास्त्रीय नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है, फिर शास्त्रीय नृत्य के हमने लिया था उल्लेख कहाँ है, नाट्य शास्त्र में है, ठीक है, अभिनव दर्पण में है। कितने हैं तो वर्तमान में 8 हैं, कितने हैं 8 हैं। फिर भरतनाट्यम के बारे में आपने डाटा यहाँ पढ़ा क्या है, फिर उसके बाद में आपने देखा कि कितने चरणों में होते हैं, 6 चरणों में होते हैं, किस चरण में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया आपको। उसके अलावा देखिए भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रियाएँ 3 भागों में होती हैं। भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगनाओं की देखा था हमने, पद्मा सुब्रमण्यम, फिर इसके अलावा कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके अलावा कौन है, मरलानी साराभाई, फिर इसके बाद में आप देखेंगे रुक्मणी अरुणडेल, फिर इसके बाद में आप देखेंगे पद्मिनी प्रियदर्शिनी, विशानु राम गोपाल, हालांकि ये पुरुष हैं, वैजंती माला, फिर इसके बाद में आप देखेंगे टी बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखरन, एमके सरोजा, मालविका सरुक्कई, मीनाक्षी श्रीनिवासन, आनंद शंकर नायर, सोनल मानसिंह, शांता, वी धनंजय और कोमल वर्धन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज का पूरा ये डाटा था। आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही मिलेंगे, अगली वीडियो जो होगी आपकी वो कथकली और कुचिपुड़ी और जो भी आगे का शेष है वो ऐसे ही डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।